शांति नाम की औरत रहती थी। शांति का एक बेटा था जिसका नाम मुरली था। अरे ओ मुरली, कब तक यूं ही निठल्लों की तरह बैठा रहेगा? ये नहीं कि कहीं जाकर कुछ काम ही ढूंढ ले। क्या माँ, तुम फिर शुरू हो गई सुबह सुबह? आज जब तक तू काम करके नहीं आएगा मैं तुझे खाना तक नहीं दूंगी। ठीक है, जाता हूँ काम करने। मुरली दिन भर काम की तलाश करने के बाद एक सेठ के यहाँ पहुँचता है और उससे काम मांगता है। सेठ जी, क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की सख्त जरूरत है। हाँ, काम तो है, और तू कर पाएगा? जी आप बताओ तो सही, मैं सब कर लूँगा। ठीक है, मेरे पास मुर्गी की देख रेख का काम है और हर रोज काम के बदले मैं तुमको पैसे नहीं बल्कि एक मुर्गी दूंगा। अब तुम उस मुर्गी को पकाकर खाओ या उसे बाजार में बेचकर उसके बदले पैसे ले आओ। बताओ, मंजूर है? काम तो काम ही है ना, अब चाहे वो मुर्गी की देख रेख करने का ही क्यों ना हो, और बदले में ये मुझे मुर्गी तो दे ही रहा है ना। ऐसा करता हूँ, हाँ बोल देता हूँ, नहीं तो माँ मुझे खाना नहीं देगी आज। क्या हुआ, बोलो, काम करना है या नहीं? करना है ना सेठ जी। ठीक है, आज से सारी मुर्गियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और हाँ, इन्हें समय से दाना पानी खिलाते रहना, और याद रहे एक भी मुर्गी इधर उधर ना जाने पाए। ठीक है सेठ जी, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। सेठ मुरली को मुर्गी की देख रेख करने का काम देकर चला जाता है। ले, दाना खा, दाना खा, अचानक सभी की सभी मुर्गियाँ कुकड़ू कू करती हुई इधर उधर भागने लगती है। अरे ओ मुर्गियों, कहाँ भागे जा रही हो? अरे रुको, ये मुर्गी है या आफत, पकड़ने में ही नहीं आ रही। तभी बड़ी मुश्किल से एक मुर्गी मुरली के हाथ आ जाती है। पकड़ लिया, अब देखता हूँ कहाँ भाग कर जाती है। फिर मुरली बड़ी मुश्किल से सभी मुर्गियों को पकड़ता है और उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है। बड़ा नाक में दम कर रखा था, अब बंद रहो ऐसे ही, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। शाम को जब सेठ आता है तो मुरली से बोलता है, मुरली, मुर्गियों का अच्छे से तो ध्यान रखा था ना तुमने? हाँ सेठ जी, देखिए सारी मुर्गियाँ कितने अच्छे से पिंजरे में बंद है। सेठ जी, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं चलता हूँ। ये लो, तुम्हारे काम के बदले एक मुर्गी। मुरली सेठ से मुर्गी लेकर घर चला जाता है। माँ देखो मैं क्या लाया। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? जब मुरली की माँ मुरली के हाथ में मुर्गी देखती है तो वो चौंक जाती है। हे राम, तू ये मुर्गी कहाँ से ले आया? माँ, ये मुझे सेठ जी ने काम के बदले दी है। लाया भी तो क्या, मुर्गी? माँ, ये मुर्गी हर रोज एक अंडा देगी और फिर उसमें से जो बच्चा निकलेगा वो भी अंडा देगा। सोचो माँ, इसी तरह हमारे पास कितनी सारी मुर्गियाँ हो जाएगी और फिर वो सारी मुर्गियाँ रोज अंडा देगी और फिर मैं उन मुर्गियों के अंडे बेचकर अमीर हो जाऊंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? मुरली उस मुर्गी को खाने के लिए दाना देता है और कुछ ही देर में मुर्गी सारा दाना चट कर जाती है। अरे ये मुर्गी तो जरा सी देर में ही सारा खाना चट कर गई है। ऐसे तो ये मुर्गी एक दिन में ही महीने भर का खाना खा जाएगी। वो मुर्गी खाने के लिए मुरली को चोंच मारती है। मुरली मुर्गी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है और उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता। कल सुबह ये मुर्गी अंडा देगी और फिर उसमें से बच्चा निकलेगा और फिर वो भी बड़ा होकर अंडा देगा। इसी तरह मेरे पास कितनी सारी मुर्गियाँ हो जाएगी और फिर मैं उनके अंडे बेचकर अमीर बन जाऊंगा। फिर तो माँ मुझे नालायक भी नहीं कहेगी। ये सब सोचते सोचते मुरली सो जाता है और उसकी मुर्गी भूखी होने की वजह से पूरी रात शोर मचाती रहती है। कुकड़ू-कू! कुकड़ू-कू! अरे ओ मुरली, सोता ही रहेगा? देख तेरी मुर्गी भूख की वजह से कितना शोर मचा रही है। जा जल्दी से इसे खाना खिला। इस मुर्गी ने तो मेरी जान ले रखी है। मुरली नींद में आंखें मसलते हुए उस मुर्गी को दाना देने जाता है। कुछ ही देर में मुर्गी सारा दाना चट कर जाती है। अरे ये तो फिर से जरा सी देर में सारा खाना खा गई। अब मैं क्या करूं? ये मुर्गी कितना खाना खाती है, मैं इसे ऐसे कैसे पाल पाऊंगा? मुरली वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद उसे भी बड़ी तेज भूख लगने लगती है। बड़ी जोर की भूख लगी है और माँ ने तो कुछ भी नहीं बनाया। उनकी तो जिद है कि जब तक मैं कुछ कमा कर उनके हाथ में नहीं रखूंगा वो मुझे खाने को नहीं देगी। मुझसे तो अब ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा करता हूँ, मैं इस मुर्गी को ही पकाकर खा जाता हूँ। वैसे भी शाम को सेठ जी मुझे काम के बदले दूसरी मुर्गी तो दे ही देंगे।
मुरली उस मुर्गी को ही पकाकर खा जाता है और सेठ जी के यहाँ जाकर काम करने लगता है। जब शाम होती है तो सेठ जी उसे फिर से एक मुर्गी देते हैं। मुरली उस मुर्गी को घर ले आता है पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता और जाकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो मुरली देखता है कि मुर्गी ने कोई अंडा नहीं दिया। अरे, इस मुर्गी ने भी अंडा नहीं दिया। लगता है मुझे इसे भी पकाकर खाना पड़ेगा। मुरली उस मुर्गी को भी पकाकर खा जाता है। अब जाकर कहीं जान में जान आई। मुरली फिर से सेठ के पास जाकर काम करने लगता है और जब शाम होती है तो सेठ फिर से उसे एक मुर्गी देता है। ये लो, तुम्हारे काम के बदले मुर्गी। और हाँ, कल से तुम्हें काम बनाने की जरूरत नहीं है। अरे पर क्या हुआ सेठ जी? अभी तो मैंने आना शुरू किया था। मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? नहीं, अब मैं शहर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास और ये सब मुर्गी मैंने किसी को बेच दी है। मुरली उदास होकर घर आ जाता है। सेठ ने काम पर आने से मना कर दिया और अभी तक एक भी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। ऐसे तो माँ मुझे घर से निकाल देगी। यही सब सोचते सोचते मुरली को नींद आ जाती है और उसकी मुर्गी भूखी होने की वजह से कुकड़ू कू करके शोर मचाना शुरू कर देती है। अगली सुबह मुरली जाकर देखता है तो उस मुर्गी ने भी अंडा नहीं दिया होता। अभी तक इस मुर्गी ने एक भी अंडा नहीं दिया। अगर कल तक भी इसने अंडा नहीं दिया तो मैं इसे भी पकाकर खा जाऊंगा। अगली सुबह मुरली उठकर देखता है कि उसकी मुर्गी ने एक अंडा दिया है तो वो बहुत खुश हो जाता है। आखिर मेरी मुर्गी ने अंडा दे ही दिया। अंडा देखकर तो मुझे भूख लगने लगी। मैं अब इस अंडे का ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। फिर मुरली अंडा लेकर उसका ऑमलेट बनाने लगता है और उस ऑमलेट की खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। वाह वाह, इस ऑमलेट की खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है। लगता है ऑमलेट बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। अब तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। फिर जैसे ही वो अंडे का ऑमलेट खाने के लिए चूल्हे पर से उतारने ही जा रहा होता है कि तभी उसकी मुर्गी जोर जोर से कुकड़ू कू करके शोर मचाना शुरू कर देती है। इस मुर्गी को भी अभी शोर मचाना था। ऑमलेट भी चैन से नहीं खाने देती। जरा देख कर आता हूँ ये इतना शोर क्यों मचा रही है। मुरली उस मुर्गी को जाकर देखता है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही है? अभी सुबह ही तो तुझे खाना खिलाया था। अब मेरे पास तुझे देने के लिए और खाना नहीं है। अब चैन से मुझे ऑमलेट खाने दे। उसी समय अंतरिक्ष से एक राजा पृथ्वी पर घूमने के लिए आते हैं जिसे ऑमलेट की खुशबू आ जाती है। ये इतनी स्वादिष्ट सुगंध कहाँ से आ रही है? हमने विभिन्न प्रकार का भोजन खाया है पर ऐसी सुगंध तो हमें कभी भी नहीं आई। अब तो हमसे रुका नहीं जा रहा। जल्दी से जाकर पता लगाओ कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। महाराज, ये खुशबू इसमें से आ रही है। इसकी महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। जब इसकी सुगंध इतनी बढ़िया है तो ये भोजन खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। हम इसे अभी खा कर देखते हैं। राजा जैसे ही ऑमलेट खाता है तो बस खाता ही रह जाता है। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है। ऐसा भोजन तो हमारे ग्रह पर हमने कभी नहीं खाया। हमें हर रोज यही भोजन चाहिए। अगर हमें ये भोजन नहीं मिला तो हम अपने ग्रह पर वापस नहीं जाएंगे। उधर जब मुरली वापस आकर देखता है तो उसका ऑमलेट गायब हो चुका होता है और वो ये देखकर परेशान हो जाता है। हे भगवान, मेरा ऑमलेट कहाँ चला गया? अभी तो मैं यही प्लेट रखकर गया था। उधर दूसरे ग्रह के राजा को वो ऑमलेट इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो अपने सैनिक से कहते हैं, पता करो ये भोजन किस चीज से पकाया जाता है। जी महाराज। राजा के सैनिक ऑमलेट के राज का पता करने के लिए छुपकर उसके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। सुबह तक वो वहीं बैठे रहते हैं और अंदर नजर रखे रहते हैं। सुबह जब मुर्गी दोबारा अंडा देती है तो मुरली उस मुर्गी के अंडे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दे दिया मुर्गी ने अंडा। जल्दी से जाकर मैं इसका ऑमलेट बनाकर मजे से खाऊंगा। कल ना जाने कौन चोर मेरा ऑमलेट चुरा कर खा गया। मुरली ऑमलेट खाने बैठा ही था कि तभी उसकी मुर्गी फिर से कुकड़ू कू करके शोर मचाना शुरू कर देती है। कुकड़ू कू! ये मुर्गी भी ना गलत समय पर चिल्लाना शुरू करती है। मुरली फिर से ऑमलेट वहीं छोड़कर अंदर कमरे में मुर्गी को देखने चला जाता है। क्या हुआ? तू फिर से शोर मचाने लगी? देख, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। शोर मचाना बंद कर। ना जाने कल कौन चोर मेरा ऑमलेट चुरा कर खा गया। अब मुझे जाकर ऑमलेट खाने दे।
पीछे से सैनिक ऑमलेट लेकर अपने राजा के पास चले जाते हैं। महाराज, एक कुकड़ू को बोलने वाली अजीब सी चीज से ये सफेद रंग का बड़ा अद्भुत मोती निकलता है। उसी से ये भोजन पकाया जाता है। अच्छा, तो ये भोजन बड़े मोती से बनाया जाता है। तो फिर उस चलने वाली चीज को हम अपने साथ ही लेकर चलते हैं। ये कहकर मुरली वापस से अपना ऑमलेट खाने के लिए चला जाता है तो ऑमलेट की प्लेट गायब पाता है। अरे, मेरा ऑमलेट कौन चुरा कर ले गया? मुरली दुखी होकर अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी मुर्गी भी गायब है। अरे, ऑमलेट के साथ साथ कोई मुर्गी भी ले गया। ऑमलेट चुरा कर ले गया, पर कम से कम मुर्गी तो छोड़ देता। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? उधर दूसरे ग्रह के राजा उस मुर्गी को अपने ग्रह पर ले जाते हैं और बड़े ध्यान से मुर्गी को देखने लगते हैं कि कब वो मोती देगी। सैनिक, इतनी देर हो गई, अभी तक इस कुकड़ू को बोलने वाली चीज ने मोती नहीं दिया। तभी वो मुर्गी अंडा देती है, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। ये देखो मोती। सैनिक, इस कुकड़ू ने मोती दे दिया। अब जल्दी से इससे भोजन पका कर लाओ। महाराज, अब इसे भोजन कैसे पकाया जाता है ये तो मनुष्य को ही आता होगा। तो तुम लोग उस मनुष्य को पकड़कर हमारे ग्रह पर लेकर आओ। जी, हम अभी लेकर आते हैं महाराज। फिर राजा के सैनिक रात को आकर मुरली को उठाकर अपने उड़न खटोले में बिठाकर अपने ग्रह पर ले जाते हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? मुरली अपने सामने दूसरे ग्रह के राजा को देखता है। ए मनुष्य, तुम जो इस अजीब सी चलने वाली चीज से जो सफेद मोती निकलता है, उससे हमें भोजन बना कर दिखाओ। यहाँ के लोग अंडे को मोती क्यों बोल रहे हैं? और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें इस अजीब सी चलने वाली चीज की तरह बना देंगे। ये क्या मुसीबत है? अगर मैंने राजा की बात नहीं मानी तो ये राजा मुझे भी मुर्गी बना देगा। अरे नहीं नहीं, मुझे इनकी बात तो माननी ही होगी। क्या हुआ तुमको? बना दे तुमको ऐसा? नहीं नहीं महाराज, महाराज आप इसे अपने ग्रह का खाना खिलाओ, जिससे ये बड़ी हो जाएगी और फिर रोज अंडा देगी। मुरली वहाँ रहकर उस मुर्गी की देख रेख करने लगता है और जब अगले दिन वो मुर्गी अंडा देती है तो मुरली उसका ऑमलेट बनाकर राजा को खाने के लिए देता है। वाह वाह, क्या खुशबू है! वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है! सच में खाकर मजा आ गया। राजा ऑमलेट खाकर बड़ा ही खुश होता है। हम तुमसे बहुत खुश हुए। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं, बस आप मुझे एक अंडा दे दीजिए, मैं उसी से अपना व्यापार आगे बढ़ा लूंगा। ठीक है, तुम ये अंडा ले जा सकते हो। फिर राजा मुरली को अपने ग्रह की मुर्गी का बड़ा सा अंडा देता है और फिर उसके सैनिक मुरली और उसके अंडे को पृथ्वी लोक पहुंचा देते हैं। मुरली अपने अंडे का बड़ा ही ध्यान रखता है और कुछ ही दिन में उसमें से एक बच्चा निकलता है और वो बच्चा धीरे धीरे बहुत बड़ी मुर्गी बन जाता है। इस मुर्गी की आवाज तो कुछ ज्यादा ही तेज है। इस मुर्गी को सबकी नजर से छुपा कर रखना पड़ेगा, जिससे किसी को पता न चले। मुरली उस मुर्गी को एक बड़े से कमरे में छिपा कर रख देता है और उसका अच्छे से ध्यान रखने लगता है। एक दिन वो मुर्गी एक बहुत बड़ा सा अंडा देती है। इतने बड़े अंडे से ऑमलेट बनाकर तो मैं पूरे गांव को खिला सकता हूँ। फिर मुरली उस अंडे से ऑमलेट बनाने लगता है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है और फैलती हुई वो सबके घर तक पहुंच जाती है। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? साहूकार से रुका नहीं जाता और वो खुशबू की सुगंध लेते लेते मुरली के घर तक पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये खुशबू इस मुरली के घर से आ रही है। और तभी मुरली साहूकार को अपने घर के बाहर खड़ा देखता है। साहूकार जी, आप यहाँ? तुम्हारे घर से खुशबू आ रही थी, उससे मुझे रोका नहीं गया और मैं यहाँ तुम्हारे घर तक पहुँच गया। वैसे तुम क्या पका रहे हो जो इतनी अच्छी और बढ़िया खुशबू आ रही है? साहूकार जब ये ऑमलेट खाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे, और जब माँ को पता चलेगा कि उनके बेटे की वजह से साहूकार खुश हो गया है तो वो मुझे कभी भी नालायक नहीं कहेगी। फिर मुरली एक बड़ा सा ऑमलेट लाकर साहूकार को खाने के लिए देता है। अरे वाह, ये ऑमलेट तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ये ऑमलेट जब इतना स्वादिष्ट है तो वो मुर्गी कितनी स्वादिष्ट होगी। साहूकार को मुरली का बनाया हुआ ऑमलेट बहुत ही पसंद आता है। मुरली, तुमने बड़ा ही लाजवाब और स्वादिष्ट ऑमलेट बनाया है। तुम मुझे अपनी मुर्गी दे दो, बदले में मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। नहीं साहूकार जी, मैं अपनी मुर्गी किसी को नहीं दे सकता। मुरली साहूकार
को मना कर देता है। ये मुर्गी तो मैं इससे हर हाल में लेकर रहूंगा। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने आदमियों से मुरली के घर से मुर्गी लाने के लिए कहता है। मुझे हर हाल में मुरली की मुर्गी चाहिए। फिर साहूकार के आदमी रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है और मुरली गहरी नींद में सोया होता है, तभी साहूकार के आदमी घर में घुसते हैं और मुर्गी को चुराने लगते हैं। अरे बाप रे, ये मुर्गी है या तूफान? इतनी बड़ी मुर्गी तो हमने कभी नहीं देखी। भागो रे भागो, नहीं तो ये हमें ही खा जाएगी। साहूकार के आदमी मुर्गी से जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और मुर्गी कुकड़ू कू करती हुई उनके पीछे भाग रही होती है। लगता है आज ये हमें खाकर ही मारेगी। अपनी जान बचाना है तो भागो। बेचारे आदमियों का भागते भागते बुरा हाल हो रहा होता है और वो जैसे तैसे करके भागते हुए साहूकार के पास पहुंच जाते हैं। साहूकार जी, वो मुर्गी नहीं, मुर्गी का बाप है। वो एक ही बार में मुझे क्या, आपको भी खा जाएगी। ये सुनकर साहूकार को बहुत अजीब लगता है, लेकिन तभी वो मुर्गी उन आदमियों के पीछे भागते भागते छोटी हो जाती है। कहाँ से बड़ी है ये मुर्गी? छोटी सी तो है। साहूकार उस मुर्गी को पकड़ लेता है और उसे पकाकर खा जाता है। सच में इस मुर्गी का स्वाद तो कुछ अलग ही है। खाकर मजा ही आ गया। साहूकार सो जाता है और कुछ ही देर में उसके पेट से जोर जोर से कुकड़ू कू की आवाज आने लगती है, जिससे साहूकार जाग जाता है। ये क्या मुसीबत है? ये मेरे पेट में मुर्गी की आवाज क्यों आ रही है? उधर जब मुरली सोकर उठता है तो देखता है कि उसकी मुर्गी गायब है। मेरी मुर्गी को कौन चुरा कर ले गया? सत्यानाश हो उसका जो मेरी मुर्गी को चुरा कर ले गया हो। तभी साहूकार अपना पेट पकड़ते हुए मुरली के पास आने लगता है और उसके पेट से मुर्गी की कुकड़ू कू की आवाज से सभी गांव वालों का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा होता है। अरे देखो तो साहूकार जी कैसे कुकड़ू कू बोल रहे हैं। साहूकार जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मुर्गी के घर तक पहुंचता है और उसके पेट से कुकड़ू कू की आवाज सुनकर मुरली बोलता है। अच्छा, तो आपने मेरी मुर्गी चुरा कर खाई है। मुझे माफ कर दो मुरली। इस मुर्गी की की आवाज से मेरा पीछा छुड़ाओ। बदले में जो चाहोगे मुझसे ले लेना, पर इससे मेरा पीछा छुड़ाओ। आप सच कह रहे हो? जो मांगू सो दोगे? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। चाहे तो तुम मुझसे अंगूठा लगवा सकते हो। तो ठीक है, अपना खेत और वो दूसरा घर मेरे नाम कर दो। साहूकार सभी गांव वालों के आगे कुकड़ू कू करता हुआ अपना खेत और घर मुरली के नाम कर देता है। उसके बाद मुरली मुर्गी की आवाज निकालता है। फिर वो साहूकार को बहुत सारा पानी पिलाता है, जिससे उसे तेज डकार के साथ उल्टी होती है और मुर्गी कुकड़ू कू करती हुई बाहर आ जाती है। धन्यवाद मुरली, जो तुमने मुझे कुकड़ू कू की आवाज से बचाया। पर ये तुमने कैसे किया? मुझे जानवरों की बोली आती है, इसलिए मैं ऐसा कर पाया। पर अब आपको अपना वादा तो याद है ना? हाँ हाँ, अच्छे से याद है। मेरा घर और खेत अब से तुम्हारा हुआ। ये देखकर मुरली की माँ बहुत खुश हो जाती है। मैं तुझे यूं ही नालायक कहती रहती थी, पर तू तो बड़ा ही समझदार और होशियार निकला। मुरली भी समझ चुका था, इसीलिए वो बड़ी मेहनत के साथ अपनी मुर्गी की देखभाल करता है और जब उसमें से अंडे निकलते हैं तो मुरली उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगता है और जल्द ही अमीर बन जाता है। जादुई खाना। रघु खेतों से काम करके अपने घर के लिए लौट ही रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। अरे रे, मेरा पैर! हाय, मर गया रे! अरे कोई बचाओ रे मुझे! पैर फिसल जाने की वजह से रघु के पैर में बहुत बुरी तरह चोट आ जाती है। वो लंगड़ाता हुआ घर पहुंचता है। रघु, तू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? ये तेरे पैर में क्या हुआ? वो मैं कुछ नहीं, बस जरा सा पैर फिसल गया था, मोच आ गई। हे राम, तू इसे जरा सी मोच कह रहा है? देख तो कितना सूज गया है। रुक, मैं हल्दी लाकर अभी जल्दी से इस पर लगा देती हूँ, इससे तुझे आराम मिलेगा।
रघु की माँ जल्दी से उसके पैर पर हल्दी लगा देती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। अगली सुबह। हे भगवान, इस पैर को भी अभी टूटना था। अगर आज से खेतों में काम करने नहीं गया तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा। फिर खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं नहीं, मुझे कैसे भी हिम्मत करके काम करने तो जाना ही होगा। रघु जैसे ही काम पर जाने लगता है तभी उसकी माँ उससे कहती है, रघु, तेरे पैर में बहुत ज्यादा मोच आई हुई है, फिर तू ऐसे में काम कैसे करेगा? मैं तो कहती हूँ आज तू घर पर ही रहकर आराम कर। अरे एक दिन तू काम करने नहीं जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तुम्हें नहीं पता माँ, वो मालिक कैसा है। अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो मुझे काम से निकाल देगा। रघु अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो लंगड़ाता हुआ खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। इस मोच की वजह से पैर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ऐसे तो काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे अगर मालिक ने मुझे देख लिया तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। रघु काम करने की कोशिश करता है पर पैर में बहुत अधिक दर्द होने की वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी इतने में ही उसका मालिक आता है। ये क्या, तू यहाँ आराम से बैठा हुआ है? पैसे मैं तुझे काम करने के देता हूँ, ना कि आराम करने के। अब जाकर काम कर, नहीं तो तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मालिक, मेरे पैर में मोच आने की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे शाम तक कैसे भी करके काम खत्म मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। शाम हो चुकी थी लेकिन रघु कुछ भी काम नहीं कर पाता। तभी उसका मालिक आता है और देखता है। ये क्या, तूने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है? अब तुझे पैसा नहीं मिलेगा। और हाँ, तुझे कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं और मेरी माँ भूखे मर जाएंगे। रघु अपने मालिक के आगे बहुत मिन्नतें करता है पर उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता, जिससे रघु बहुत ही दुखी होता है। सोचा था आज मालिक से कुछ पैसे लेकर घर के लिए राशन ले जाऊंगा, पर मालिक ने ना ही काम के पैसे दिए और ऊपर से कल से काम पर आने के लिए भी मना कर दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? बिना पैसों के राशन कहाँ से आएगा? रघु ये सब सोचते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी ऊपर से जाते हुए एक परी के हाथ से उसका सुनहरा पंख छूटकर नीचे धरती पर गिर जाता है और रघु की नजर उस सुनहरे पंख पर पड़ती है। ये क्या चीज है? रघु उस पंख को उठा लेता है और उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। ये तो कोई सुनहरा पंख है। ऐसा पंख तो मैंने पहली बार देखा है, पर ये गिरा कहाँ से? फिर रघु उस सुनहरे पंख को अपने पास रख लेता है और अपने घर की ओर बढ़ जाता है। उसके बाद परी नीचे आती है और अपने सुनहरे पंख को ढूंढने लगती है। अभी तो यहीं गिरा था मेरा सुनहरा पंख, फिर कहाँ चला गया? अगर मुझे मेरा सुनहरा पंख नहीं मिला तो मैं अपने परी लोक में वापस नहीं जा पाऊंगी। परी बहुत देर तक अपने सुनहरे पंख को ढूंढती रहती है पर उसे वो सुनहरा पंख कहीं नहीं मिलता, जिससे वो बड़ी उदास हो जाती है। अगर वो सुनहरा पंख किसी गलत हाथों में लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके उसे ढूंढना ही होगा। तभी परी की नजर अपने सुनहरे पंख पर पड़ती है जो रघु के हाथ में होता है। वो रहा मेरा सुनहरा पंख। मुझे उस लड़के से अपना पंख लेना होगा, पर कैसे? मैं ऐसे तो उसके सामने नहीं जा सकती। परी अपना रूप बदलकर एक बुढ़िया के रूप में आ जाती है और कराहने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर रघु रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। लगता है बेचारी बड़ी दुखी जान पड़ती है, इससे चलकर पूछता हूँ। फिर रघु उस बुढ़िया के पास जाता है। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हो और इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? वो बुढ़िया रोते हुए कहने लगती है, बेटा, 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूख के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा। उस बुढ़िया की ऐसी हालत देख रघु को उस पर बड़ी दया आ जाती है। अम्मा, आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए।
भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। फिर रघु उस बुढ़िया को अपने साथ घर लेकर जाता है। रघु, तू ये किस लेकर आया है? कौन है ये? माँ, ये मुझे खेतों से लौटते समय मिली थी। बेचारी बहुत दिनों से भूखी है। माँ, इनके लिए कुछ खाने को ला दो। रघु की माँ रसोई में जाती है और जो कुछ भी उनके पास होता है वो उस बुढ़िया को खाने के लिए लाकर दे देती है। बुढ़िया भूखी होने की वजह से वो सारा खाना खा लेती है। भगवान तुम्हारा भला करे जो तुमने मुझ भूखी को खाना खिलाया, पर तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया। हमारा क्या है, हम तो ऐसे ही सो जाएंगे। हमें तो आदत है भूखा सोने की, पर भूखे क्यों सोओगे? घर में बस यही था खाने के लिए जो आपको दे दिया, क्योंकि आपको इसकी इतनी ज्यादा जरूरत थी। तुम तो बड़े ही भले लोग हो। भगवान तुम्हारा अच्छा ही करेगा। अब तुमने मेरी इतनी मदद की है तो क्या एक रात मैं यहाँ सो सकती हूँ? हाँ, आप आराम से रहिए अम्मा। बल्कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। रघु और उसकी माँ ऐसे ही बिना खाए सो जाते हैं। ये लोग बेचारे कितने गरीब हैं, फिर भी मुझे ये अपने घर लेकर आया और इसने मेरी मदद की। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, पर इससे पहले मुझे इससे अपना सुनहरा पंख लेना होगा। और फिर अगली सुबह रघु जल्दी उठ जाता है और उस बुढ़िया के पास जाता है। अम्मा, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है। मैं अभी आपके पैर दबा देता हूँ, फिर देखना कैसे आपका पैर का दर्द दूर हो जाता है। रघु के अपने पैर में मूंछ आई हुई होती है, फिर भी वो उस बुढ़िया के पैर दबाने लगता है। खुद के पैर में मूंछ है और मेरे पैर दबा रहा है। तो जितने मेरे पैर दबाएगा उतनी ही तेरी मूंछ जल्दी ठीक हो जाएगी। अम्मा, अब कैसा लग रहा है? हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बस थोड़ी भूख लगी है। भूख लगी है? ठीक है, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। रघु रसोई में जाकर देखता है तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या देख रहा है रघु? तुझे रात को बोला तो था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और ना ही घर में पैसे हैं। सोचा था जब तू मालिक से पैसे लेकर आएगा तब उन पैसों से राशन आ जाएगा, पर ना ही पैसे आए और ना ही राशन। मालिक ने कल पैसे नहीं दिए और काम पर आने से भी मना कर दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब क्या होगा? पर माँ, अम्मा को तो भूख लगी होगी, मैं उनके लिए अभी कहीं से कुछ लेकर आता हूँ। रघु पड़ोस के घर में जाकर बुढ़िया के लिए खाना मांग कर लाता है और उसे खाने के लिए देता है। अम्मा, खाना। बुढ़िया रघु से खाना लेकर खा लेती है। रघु और उसकी माँ बहुत दुखी हो रहे थे। उन्हें इस तरह दुखी होते हुए देख परी को बहुत दुख होता है। ये लोग बड़े ही नेक दिल हैं और ईमानदार हैं और ये अपनी परीक्षा में भी खरे उतरे हैं। अब मेरा ज्यादा दिन यहाँ रहना ठीक भी नहीं है। मुझे इससे अपना सुनहरा पंख लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर जैसे ही रात होती है और जब रघु गहरी नींद में सो रहा होता है तो परी उसके पास आकर बैठ जाती है। कितना मासूम है ये लड़का और ईमानदार भी। फिर परी उसके पैर पर अपना हाथ फेरती है और कुछ देर बाद जब रघु की नींद खुलती है और वो पानी पीने के लिए जैसे ही जाने लगता है तो वो देखता है कि ये क्या, मेरा पैर ठीक हो गया और दर्द भी बिल्कुल नहीं है। ये सब कैसे हो गया? मैं अब आराम से चल भी सकता हूँ और काम भी करने जा सकता हूँ। उसे इतना खुश होते हुए देख परी भी बहुत खुश हो रही होती है। तभी रघु अपने सामने बुढ़िया को बैठा हुआ देखता है। अम्मा, आप? अम्मा, देखो ना, मेरा पैर ठीक हो गया और ठीक से चल भी सकता हूँ। रघु, मैंने ही तुम्हारा पैर ठीक किया है। आपने मेरा पैर ठीक किया? पर कैसे? ये कहते ही वो बुढ़िया परी में बदल जाती है। आप परी हो? मैं परी लोक की रानी हूँ और मेरा सुनहरा पंख तुम्हारे पास है। जब तुम खेतों से काम करके लौट रहे थे तभी मेरा सुनहरा पंख नीचे गिर गया था और वो तुम्हें मिल गया। उसे लेने के लिए ही मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। वो आप ऐसे भी मांग सकती थी।
हम लोग किसी भी इंसान के सामने अपने असली रूप में नहीं आ सकते, पर तुम नेक दिल और अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आई हूँ। फिर रघु सुनहरा पंख लाकर परी को दे देता है। ये लीजिए आपका सुनहरा पंख। इस सुनहरे पंख के बिना मैं अपने परी लोक में नहीं जा सकती थी। तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो। क्या मांगू मैं? अच्छा, आप मुझे एक ऐसी चीज दे दीजिए जिससे मैं और मेरी माँ हम दोनों कभी भूखे ना रहें। अच्छा ठीक है, ये जादुई थाली है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो निकल कर इस थाली में आ जाएगा। और हाँ, इसे बहुत संभाल कर रखना। और तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? दूसरी इच्छा? आप मुझे एक रस्सी दे दीजिए जो हमेशा मेरा कहना माने। अच्छा ठीक है, ये लो रस्सी। ये सिर्फ तुम्हारा ही कहा मानेगी। फिर वो परी रघु को जादुई थाली और जादुई रस्सी देकर गायब हो जाती है। और फिर रघु उस थाली से स्वादिष्ट खाना मांगता है। थाली थाली, मुझे स्वादिष्ट खाना दे, रबड़ी दे, जलेबी दे, खीर पूरी दे, सब्जी दे। ये कहते ही जादुई थाली से स्वादिष्ट खाना, जलेबी, रबड़ी, खीर पूरी, सब्जी निकलकर थाली में आ जाते हैं। ये देखकर रघु बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह, रबड़ी, जलेबी, खीर पूरी, सब्जी। भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। अब मैं और माँ ये सब मजे से खाएंगे। रघु अपनी माँ को आवाज लगाकर बुलाता है। ये सब इतना सारा स्वादिष्ट खाना कहाँ से आया? अरे माँ, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप पेट भर के खाना खाओ। फिर रघु और उसकी माँ दोनों पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। अब तो बता कि तू ये सब खाना लाया कहाँ से? माँ, यूँ समझो मुझे काम मिल गया। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद दोनों चैन से सोते हैं। अगली सुबह रघु और उसकी माँ को जब दोबारा भूख लगती है तो रघु कमरे में जाता है और फिर से जादुई थाली से स्वादिष्ट खाना मांगता है। ए जादुई थाली, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दे, रोटी, सब्जी और मिठाई दे। फिर क्या था, देखते ही देखते स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट मिठाई और रोटी सब्जी निकल कर आ जाते हैं। अरे वाह, मिठाई, रोटी, सब्जी। रघु खुशी के मारे अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ जल्दी आओ। और जब उसकी माँ आती है और बढ़िया बढ़िया खाना थाली में देखती है, ये क्या, इतना सारा खाना फिर से? रघु, सच सच बता, ये खाना तू कहाँ से लेकर आया है? रघु अपनी माँ को जादुई थाली और परी के बारे में सब कुछ बता देता है। रघु की माँ बहुत खुश होती है और फिर दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद उसकी माँ बाहर चली जाती है। खाने का इंतजाम तो हो गया, बस काम का और इंतजाम हो जाए। अब रघु के मन में कोई काम खोलने का विचार आता है। काफी सोचने के बाद वो एक ढाबा खोलता है और वो जादुई थाली से हर तरह का खाना जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मिठाई मांगता है। देखते ही देखते जादुई थाली से सब कुछ बाहर आ जाता है और वहाँ पर बहुत सस्ता खाना मिलने की वजह से वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। अरे रघु भैया, ये काम कब से शुरू कर लिया? बस यूँ समझो आज से। आप बोलो क्या खाओगे? खाना बढ़िया तो होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर खिला दो भैया, दाल, रोटी और चावल। ठीक है, अभी लाता हूँ। फिर रघु उस आदमी को खाने के लिए दाल, रोटी और चावल देता है और जैसे ही वो आदमी खाना खाता है, वाह क्या स्वाद है, सच में खाकर मजा ही आ गया। और फिर वो आदमी रघु से कहता है, अरे रघु भैया, तुम्हारे खाने में तो जादू है, जादू। सच में खाकर मजा ही आ गया। खाना खाने के बाद वो आदमी रघु को पैसे देकर चला जाता है। अब मैं ऐसे ही पैसे कमाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं और मेरी माँ दोनों आराम से रहेंगे। तभी उसके ढाबे पर एक और आदमी खाना खाने के लिए आता है। अरे रघु भैया, ये ढाबा कब खोल लिए? बस भैया, आज ही शुरू किया है। बोलो क्या खाएंगे? क्या क्या है तुम्हारे ढाबे पर? जो आप कहेंगे सब मिलेगा। ऐसी बात है तो लगा दीजिए दूध, जलेबी, रबड़ी। फिर रघु अंदर जाता है। थाली थाली दूध, जलेबी, रबड़ी दे। रघु के कहते ही जादू थाली से दूध, जलेबी, रबड़ी निकलकर बाहर आ जाती है और वो उस आदमी को खाने के लिए दे देता है।
ये लो भैया, आपकी रबड़ी जलेबी। आदमी के रबड़ी जलेबी खाते ही उसके मुंह से एक ही बात निकलती है। ऐसी रबड़ी जलेबी तो मैंने आज तक नहीं खाई, पर इसके पास कल तक तो एक भी पैसा नहीं था। आज फिर अचानक इसके पास ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। तभी वो फिर रघु से एक और चीज खाने के लिए मांगता है। अरे रघु भैया, तुम्हारी रबड़ी जलेबी तो बहुत ही बढ़िया है, सच में खाकर मजा ही आ गया। क्या गुलाब जामुन और गाजर का हलवा मिल जाएगा भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर रघु जल्दी से अंदर जाता है और जादुई थाली से गुलाब जामुन और हलवा मांगता है और फिर उस आदमी को खाने के लिए लाकर देता है। ये रहा गुलाब जामुन और हलवा, जरा खाकर बताओ कैसा बना है। क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हो? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, खाना तो बहुत ही बढ़िया है। एक बात बताओ भैया, तुम्हारी कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या, जो रातों रात ढाबा खोल लिया और खाना भी बढ़िया बढ़िया बनाकर खिला रहे हो? भैया आप क्या बताऊं, माँ ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, बस उन्हीं पैसों से छोटा सा ढाबा खोल लिया। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। वो आदमी रघु पर नजर रखता है। जब वो बाहर से रसोई की खिड़की से झांकता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। बड़ी भूख लगी है, जादुई थाली से कुछ आज अच्छा मांगता हूँ। फिर वो जादुई थाली से इमरती, हलवा, पूरी, खीर, रबड़ी मांगता है और फिर देखते ही देखते जादुई थाली से एक एक करके सभी चीजें निकलने लगती है। अच्छा, तो ये राज है। फिर रघु और उसकी माँ दोनों खाना खाने लगते हैं। इतना सारा खाना खाकर तो मुझे नींद ही आ रही है। माँ चलो घर चलते हैं। फिर रघु और उसकी माँ दोनों सोने चले जाते हैं। मौका देखकर वो आदमी घर के अंदर घुस जाता है और वो जादुई थाली चुरा लेता है। और फिर अगली सुबह जादुई थाली कहाँ गई? मैंने तो रात में यही रखी थी, फिर कौन ले जा सकता है उसे? हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हो रहा था। अगर वो जादुई थाली किसी गलत हाथों में लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे वो जादुई थाली ढूंढनी ही होगी। फिर रघु परेशान होकर हर जगह अपनी जादुई थाली ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। रघु हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वाह वाह, इतना सारा स्वादिष्ट खाना, आज तो कसम से मजा ही आ गया। वाह जादुई थाली, तूने कमाल कर दिया। अच्छा तो ये बात है, इसके पास है मेरी जादुई थाली। रघु उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है, पर उस आदमी को पता चल जाता है और वो भागने लगता है। फिर तभी रघु अपनी जादुई रस्सी निकालता है। चली जा, बांध दे इस आदमी को जाकर। रघु के इतना कहते ही जादुई रस्सी उस आदमी को बड़ी बुरी तरह कसकर बांध देती है। अरे अरे, ये क्या, ये रस्सी कहाँ से आ गई और ये मुझे बांध क्यों रही है? अरे कोई तो रोको इसे, अरे कोई तो रोको इसे। क्यों, मजा आया ना? अब सच सच बताओ, तुमने ही मेरी जादुई थाली ली है ना? अरे नहीं, मैंने तुम्हारी जादुई थाली को देखा तक नहीं, फिर कहाँ से लूँगा? ये कहते ही वो रस्सी उसे और जोर से कसने लगती है। अरे मर गया रे, खोलो, बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ये जादुई रस्सी रुक जा। रघु के कहते ही रस्सी उसे कसना बंद कर देती है। हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हारी थाली चुराई थी, मुझे माफ कर दो और अपनी रस्सी से कहो मुझे खोल दे। ये जादुई रस्सी खोल दे इसे। इतना कहते ही रस्सी उसे खोल देती है। ये लो भाई तुम्हारी थाली। रघु अपनी थाली लेकर बड़ा ही खुश हो जाता है और घर चला जाता है। उसके बाद वो उस थाली को बड़े ध्यान से रखता है और अपने ढाबे पर सस्ता खाना बेचकर खूब कमाई करता है।